समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। प्रदीप गर्ग की शहंशाह अकबर, एक अनमोल विरासत, यह किताब मेरे हाथ में है। यह एक उपन्यास है, 650 से अधिक पृष्ठों का। 650 रुपया इसका दाम है। लोक भारती पेपर बैग से यह छपा है और लोक भारती पेपर बैग्स पहली मंजिल, लोक भारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज, 211-001। यह प्रकाशक का पता है। राजकमल प्रकाशन ने चूंकि लोक भारती प्रकाशन को अंगीकृत कर लिया है, इसलिए राजकमल प्रकाशन की जितनी शाखाएं हैं नई दिल्ली, पटना और मुंबई में, वहां से भी यह प्राप्त हो सकता है। प्रदीप गर्ग ने यह किताब उन सभी को समर्पित की है जो कट्टरपंथी और संकीर्ण सोच के खिलाफ जंग में भागीदार हैं। जैसा नाम से विदित है, अकबर को लेकर यह किताब लिखी गई है। जीवनी परक उपन्यास है और अकबर की एक प्रामाणिक जीवनी और बेहद खूबसूरत उपन्यास, दोनों एक साथ यह है। मूलतः द फॉरगॉटन लीगेसी नाम से अंग्रेजी में प्रदीप गर्ग जी ने जो पुस्तक लिखी थी अकबर पर, उसका यह उन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद है। 3 पुस्तकें अभी तक प्रदीप गर्ग की प्रकाशित मेरे देखने में आई हैं। तीनों का पहले पेज की पहली पंक्ति से लगाकर आखिरी पेज की आखिरी पंक्ति तक पाठ मैंने किया और यह बहुत असंभव सी बात है। इसको जो लोग सुन रहे हैं, मेरे चैनल के सुधी श्रोता, वह इसको सुन लें और उन लोगों में से जो मुझे इस प्रत्याशा में पुस्तकें भेजते हैं कि मैं उनको पढ़ के कुछ कहूँगा, उनको मैं सादर क्षमा प्रार्थना सहित यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैं नई किताबें जो मेरे पास आती हैं उनको नहीं पढ़ पाता। मेरी अपनी सीमाएं, शारीरिक अन्यान्य सीमाओं के कारण। प्रदीप गर्ग की किताब थी तो पढ़ना ही था, यह मालूम होते हुए भी कि अंग्रेजी में मैंने खूब पढ़ी है किताब इसकी, उस पर खूब मैंने चर्चा भी की है, लेकिन मेरे लिए एक रिलीजियस ड्यूटी थी कि मैं इस किताब को आद्यंत पढ़ूंगा। और पढ़ी मैंने। मेरी अनिश्चित राय है, 2 राय मैं अपनी बेबाक यहाँ कह देना चाहता हूँ कि 3 किताबें जो मैंने प्रदीप गर्ग की पढ़ी हैं, अकबर ए फॉरगॉटन लीगेसी अंग्रेजी में, तथागत फिर नहीं आते उपन्यास हिंदी में, और शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत उपन्यास हिंदी में। इन तीनों के आधार पर प्रदीप गर्ग को अंग्रेजी और हिंदी का एक श्रेष्ठ लेखक माना जाना चाहिए। इससे मुझे कोई भ्रांति नहीं है। मैं भी संस्कृत साहित्य का अध्येता रहा हूँ। जिंदगी के 60 साल मैंने संस्कृत साहित्य के अध्ययन में खपाए। हिंदी साहित्य भी खूब पढ़ता हूँ, अंग्रेजी साहित्य भी मैंने पढ़ा है, बंगला भाषा का साहित्य अनुवादों में खूब पढ़ा है, और भी भाषाओं के साहित्य, नए से नए साहित्य की किताबें मैंने पढ़ी हैं। अब नहीं पढ़ूंगा आगे, वो बात अलग है। उसके आधार पर कुछ तो समझ मुझ में भी होगी ही। इसलिए चाहे जितनी असहमति किसी को हो, मैं बार बार इस बात को कहूंगा जोर देकर, प्रदीप गर्ग को हिंदी के एक श्रेष्ठ लेखक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और जो अद्भुत बात प्रदीप गर्ग करते हैं, कदाचित 80 साल की उम्र के बाद तो वे लिखना शुरू करते हैं, कदाचित 90 के निकट में पहुंच रहे हैं। अद्भुत व्यक्ति हैं वे, हमारे समय के। उनको जानना ही बहुत मेरे लिए एक जीवन की उपलब्धि है। जितनी नफीस, जिसको इलेगेंट इंग्लिश कहते हैं, परिष्कृत अंग्रेजी में उन्होंने अकबर ए फॉरगॉटन लीगेसी किताब लिखी।
उतनी ही परिष्कृत प्रांजल संस्कृतनिष्ठ भाषा में ललित विन्यास के साथ तथागत फिर नहीं आते यह उपन्यास उन्होंने लिखा, जिसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की बौद्धिक ऊहापोह को तथागत के जीवन के चित्रण के बहाने उन्होंने साकार किया है। वह भी खूब मोटा उपन्यास है, घनघोर परिश्रम और अध्ययन करके लिखा गया है। पाली साहित्य का, त्रिपिटकों का और अन्यान्य जो स्रोत हो सकते हैं उन सबको खूब खंगाल करके लिखा है। जितना परिश्रम प्रदीप गर्ग ने तीनों किताबों के लिए किया है वह अनुकरणीय है और आदर्श माना जाना चाहिए कि जीवनी परक उपन्यास लिखने के लिए कितनी मेहनत करना चाहिए और करना पड़ती है। दूसरी ओर ये उपन्यास है जो हिंदी में उन्होंने लिखा है, हालांकि रूपांतर है उन्हीं की अंग्रेजी किताब का, लेकिन मौलिक रचना है, फिर से पूरा लिखा है और फिर से मेहनत की है। लेकिन जितनी परिष्कृत प्रांजल संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखा ताकत फिर नहीं आते को, उतनी ही जो हिंदुस्तानी लहजा है, हिंदी का जो एक रूप है, उसकी पूरी रवानगी के साथ यह उपन्यास उन्होंने लिखा है। और 16वीं शताब्दी का हिंदुस्तान, उसकी आबो हवा, उसका निसर्ग, उसका इतिहास, उसका भूगोल और अकबर का इस हिंदुस्तान से लगाव, इस सब को जिस भाषा में मूर्त किया जा सकता था उसी भाषा में प्रदीप गर्ग ने इसको मूर्त किया है। प्रामाणिक जीवनी यह है, उपन्यास है, बहुत कल्पनाशीलता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ लिखा गया है, पर इतिहास से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की है प्रदीप गर्ग ने। जितना जो कुछ उनके स्रोतों को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए मैं समझ सकता हूँ। सुरेश मिश्र हमारे समय के मध्यकालीन इतिहास के और मुगल हिस्ट्री के सबसे प्रामाणिक इतिहासकारों में से एक हैं। उनको एक किताब छपने के पहले दी गई थी, मुरीद हुए वे इस किताब के। उनकी टिप्पणी इस पर छपी है, बैक कवर पर, पृष्ठ आवरण पर। कहते हैं सुरेश मिश्र, इस उपन्यास का कलेवर इतना विराट है कि अकबर के जीवन, व्यक्तित्व और शासनकाल का शायद ही कोई पक्ष इसमें अछूता रह गया हो। बाकी मेरी और विजय बहादुर सिंह की भी सम्मतियां इसमें छपी हैं, क्योंकि उनकी किताब पर हम दोनों, विजय बहादुर सिंह और मैं, पहले भी चर्चा करते रहे हैं। प्रदीप गर्ग जी के जो स्रोत हैं मुगलकालीन इतिहास के, उन पर हम दृष्टि डालें तो अबुल फजल की किताबें उन्होंने खूब पढ़ी हैं। अबुल फजल अकबर के प्रशंसक हैं, मुरीद हैं, भक्त हैं एक तरह से। पर उनके बारे में तो जितने इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं, वे स्वीकार करते हैं एक एक मत से कि तथ्यों से कोई तोड़ मरोड़, तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़, तथ्यों की तोड़ मरोड़ अबुल फजल कहीं भी नहीं करते, गलत बयानी वे कहीं नहीं करते। भले ही वे अकबर के भक्त हों, पर इतिहास के प्रति जो अपना दायित्व है उसको निभाते हैं। यूरोप के इतिहासकार भी इसको स्वीकार करते हैं और भारत के इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अबुल फजल की तथ्यपरकता की तायीद सभी करते हैं। बदायूनी दूसरे इतिहासकार हैं, उनकी किताब प्रसिद्ध है, संस्कृत के भी वे अच्छे पंडित हैं। अबुल फजल और अबुल फैजी दोनों संस्कृत के पंडित रहे। बदायूनी ने संस्कृत पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। वो फारसी के बहुत ही बेहतरीन लेखक बदायूनी हैं, पर वे, उनकी संकीर्ण धर्मांध दृष्टि है। वो चोरी छिपे छिपकर के वे अपनी किताब अकबर के ही आश्रय में रहते हुए लिख रहे थे अकबर पर, बहुत चिढ़ते थे अकबर से। अकबर का रोजनामचा लेकिन उन्होंने तैयार किया। तथ्यों से ज्यादा छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की, लेकिन दृष्टि है कि अकबर को जितना कंडेम कर सकें उतना वे करते हैं, कि कैसे वह इस्लाम का द्रोही हो गया है, यह बादशाह, बहुत ही चिढ़कर के इस तरह की शब्दावली वे प्रयोग करते हैं। लेकिन गलत बयानी ज्यादा नहीं करते हैं, तथ्य बताते हैं, इंटरप्रिटेशन की दृष्टि से बहुत अलग हो जाते हैं। दोनों को प्रदीप गर्ग जी ने खूब अच्छी तरह से खंगाला है। पर अकबर के जितने फरमान मिलते हैं, इसमें उद्धृत भी हैं अकबर के फरमान, उनको उन्होंने खंगाला है। दूसरे जो सोर्स उनके हैं, जिन पर नजर कम जाती है लोगों की, दबिस्तान मज़ाहिब एक किताब फारसी की है जो अकबर के 50-60 साल पहले तैयार की गई,
जिसमें इबादत खाने में अकबर जो रात रात भर बैठ करके चर्चा करते थे हिंदू संतों से, पारसी के पादरियों, पारसी धर्म के, जरथुस्त्र के धर्म के मतानुयायियों से, ईसाई धर्म के अनुयायियों से उनका दस्तावेज तैयार किया गया। उसको अच्छी तरह से पढ़ा है। उसका फारसी में जो मूल किताब है उसका अंग्रेजी में तर्जुमा मिलता है। और बर्नियर की किताब बहुत प्रसिद्ध है। बर्नियर जो टूरिस्ट या पर्यटक फ्रांस से आया था, अकबर के ही समय में, शाहजहां के समय में रहा, डॉक्टर था। उसका दस्तावेज एक है। और पादरियों के विवरणों का उन्होंने खूब उपयोग किया है। पादरी मोन्सेराते, उन्होंने लैटिन में अकबर के साथ हुई चर्चाओं की संस्मरण लिखे थे। यूरोप में एक परंपरा रही है कि वे तथ्यात्मकता के साथ में अपने विवरण जुटाते हैं। ईरान की जो परंपरा है वह भी यह रही है, जिसमें इतिहास लिखने की एक परंपरा रही है। रोज नामचा तैयार किया जाता रहा है। तो ये मोन्सेराते की किताब का लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध है, उसका खूब उपयोग किया है। मोन्सेराते अकबर के डेली रूटीन पर, उसकी दिनचर्या पर खूब अच्छी तरह से, चूंकि संपर्क में रहे, घंटों घंटों बातचीत होती थी, तो सुबह से शाम तक बादशाह क्या करता है इसको ये देखते थे। बहुत अनोखा उनका बयान है, आंखों देखा हुआ, अकबर के बारे में। और पियर दू जेरी जो दूसरे पादरी थे, उन्होंने भी अपने अनुभव लिपिबद्ध किए हैं। अकबर एंड द जेसुइट्स उनकी किताब है। इन दोनों किताबों का हवाला दिया है प्रदीप गर्ग ने। पादरी मोन्सेराते बताते हैं कि उनके आने के 300 साल पहले से ग्वालियर के क्षेत्र में ईसाई धर्मावलंबियों की उपस्थिति रही है। इसके उन्होंने साक्ष्य दिए हैं। ईसाइयत तो ईसा मसीह के कुछ समय बाद ही हिंदुस्तान में आ गई थी। वो चर्च बनने लग गए थे। केरल में बहुत पुराने चर्च हैं। तो अंग्रेजों ने ईसाइयत का प्रचार किया, केवल उतना ही तथ्य नहीं है। लेकिन अकबर की दिनचर्या का जो वर्णन मोन्सेराते देते हैं, जिसमें कि सल्तनत के मामले सुलझाने के लिए कितना समय वो रोज बैठते हैं, फिर रियाया की फरियाद सुनने के लिए खुला हुआ है उनका, कि हर कोई चला आ रहा है और उनसे अपनी बात कह रहा है। फिर ऊँटों के बाल काटने के लिए वे वक़्त निकालते हैं, लकड़ी काटने के लिए वक़्त निकालते हैं, और शाम को इबादत खाने में जो बैठ जाते हैं तो देर रात हो जाती है, कभी-कभी रात भर जागना पड़ता है। ये दूसरे इतिहासकार भी बताते हैं जिन्होंने अकबर को देखा, जाना, पहचाना है उस समय। उस सत्संग को का पुनराविष्कार अकबर ने किया अपने समय में, इबादत खाने के लिए अलग से बिल्डिंग, भवन बनवा करके। उस पर चर्चाएँ हम लोग पहले भी करते रहे हैं। कुल मिलाकर के जितने प्रामाणिक स्रोत अकबर के बारे में हो सकते थे, अब उपलब्ध प्रदीप गर्ग को छोड़ दिए हैं उन्होंने कुछ। वो संस्कृत के स्रोत का उपयोग उन्होंने नहीं किया, वो उनकी सामर्थ्य के बाहर है। उन पर मैं चर्चा करता रहा हूँ, और उस पर हमारे युवा मित्र प्रताप कुमार मिश्र ने बहुत अच्छा शोध किया है। 3 खंडों में अकबर और संस्कृत पर उनकी पुस्तक है। बहुत मेहनत उन्होंने की है। वो मोटे-मोटे खंड हैं। वो शोध कार्य उनका है। उसका उपयोग भी कदाचित प्रदीप गर्ग ने नहीं किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद और जितने स्रोतों का हवाला प्रदीप गर्ग ने दिया है, उन सबको देखते हुए मेरी दूसरी यह निर्भ्रांत राय है कि यह किताब पाठ्यक्रमों में चलाई जानी चाहिए। इतनी मोटी किताब स्कूल के पाठ्यक्रम में तो नहीं चलाई जा सकती, लेकिन इसका संक्षिप्त संस्करण तैयार करके स्कूल के पाठ्यक्रमों में, सरल संक्षिप्त संस्करण तैयार करके इसको चलाया जाना चाहिए। क्योंकि जो झूठों का पुलिंदा फैलाया जा रहा है अकबर के बारे में, और जो कुहासा फैल गया है, और जो हमारे दिमाग इस रूप में धुलाई उनकी कर दी गई है, वो तथ्यों की तरफ फिर से मुखातिब हो सके। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है कि ये किताब करिकुलम में, पाठ्यक्रमों में आएगी, पर आना चाहिए। कभी हमारी ये आशा भी पूरी हो सकती है, और इसके ऐसे संस्करण तैयार किए जाने चाहिए जो सामान्य बुद्धि वाले पाठकों के लिए भी बोधगम्य हो सके, या अच्छी हिंदुस्तानी जबान में बहुत बढ़िया भाषा में लिखी गई है, पर फारसी
का पुट इसमें, चूंकि दबिस्तान मज़ाहिब खूब पड़ा है उसके कारण आ गया है। और अकबर की जो चर्चाएं इबादत खाने में हुई हैं, उनके बहाने प्रदीप गर्ग ने छहों भारतीय दर्शनों का जो फारसी नुमा जबान जो बोली जाती थी अकबर के समय में, उसमें जितना बढ़िया परिचय पंडितों के माध्यम से दिलवाया है, ईसाई धर्म का, जरथुस्त्र के धर्म का और इस्लाम के बारे में जितनी बेहतरीन चर्चाएं इसमें आई हैं, इसके कुछ अध्यायों में, हालांकि वो बहुत विस्तृत हो गई हैं और उपन्यास का जो घटना प्रवाह है थोड़ा बाधित हुआ है वहाँ, पर वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो प्रदीप गर्ग ने इसमें तैयार किए हैं। और अकबर ने कुछ प्रसंगों में अमानुषिक क्रूरता का परिचय दिया है, जिन पर अकबर की खूब लानत मलामत की जाती रही है, उचित ही की जाती रही है। इन प्रसंगों की भी बेबाक छानबीन प्रदीप गर्ग ने इस उपन्यास में की है। उपन्यास की खूबी यह है कि जीवनी परक उपन्यास में जैसा हम चाहते हैं कि आप अपने पत्ते बंद करके मत रखिए, छिपा करके मत रखिए। आपने यदि प्रामाणिक स्रोत पढ़े हैं तो बताइए और संदर्भ दीजिए। जीवनी परक उपन्यास को एक शोध कृति की तरह होना चाहिए। ये दायित्व है जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले का कि वह केवल कल्पनाओं की दुनिया में रमता हुआ न रह जाए। प्रदीप गर्ग ने तो कल्पनाशीलता के साथ बहुत सारे प्रसंग रचे हैं, लेकिन उनमें पूरी तथ्यात्मकता है, उसका हवाला वे देते हैं। तो जो अकबर ए फॉरगॉटन लीगेसी उपन्यास था, उसमें भी 51 पृष्ठों की टिप्पणियां संदर्भ सहित दी गई थी प्रत्येक प्रसंग का की प्रामाणिकता बताने के लिए। और इसमें भी वो सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन इसमें भूमिका और टिप्पणियां अलग से लिखी हैं प्रदीप गर्ग ने। तो यह है इसमें जो पृष्ठ 570 से लगा करके और पृष्ठ 628 तक संदर्भ सहित टिप्पणियां हैं, यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और एक बड़ा इतिहास रच दिया है उपन्यास के बहाने। प्रति इतिहास को खड़ा कर दिया है सही शक्ल में उपन्यास के बहाने प्रदीप गर्ग ने। तो मैं कह रहा था कि अकबर ने कुछ प्रसंगों में अमानुषिक क्रूरता का परिचय दिया है, उसकी छानबीन प्रदीप गर्ग ने इस उपन्यास में की है। एक तो वे ये बात कहते हैं कि क्रूरता के मानदंड देश काल सापेक्ष होते हैं। वैदिक काल में भी बहुत क्रूरताएं होती थी, बाद में भी खूब क्रूरताएं की जाती रही हैं और पशु बलि खूब दी जाती रही है। हमारे समय के जो मानदंड हैं, हो सकता है कि वे ज़्यादा जनतांत्रिक हों और ज़्यादा मानवीय हो गए हों, और जितनी चिंता परवाह हम दुर्बलों की, पीड़ितों की करते हैं, प्राचीन काल में हो सकता है कि उतनी की जाती हो, न की जाती हो। लेकिन अकबर ने अमानुषिक बर्बरता का परिचय 2 प्रसंगों में, किन्हीं प्रसंगों में दिया है। चित्तौड़ के बाद उसने बर्बर नरसंहार कराया, जो कि उसके चरित्र पर एक कलंक है, मैं भी ये मानता हूँ। और लेकिन जो इसको लेकर के छालेदर करते हैं अकबर की, वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अकबर 14-15 साल का लड़का है, शहंशाह बन चुका है और 14 साल की उम्र में तो राजपोशी उसकी हो गई थी। तो किन परिस्थितियों में अकबर ने ऐसा करा दिया, इस पर गौर नहीं किया जाता। जो जबरदस्त भिड़ंत राजपूतों ने दी है अकबर को, और ऐसा तंग कर दिया है अकबर को बुरी तरह, और जितना नुकसान अकबर का हुआ है, बहुत आहत कर देने वाला था अकबर के लिए। उसका जो उसके सिपाही मारे गए, वो तो सुरक्षित किले में बैठे थे चित्तौड़ के लोग, और जितनी बर्बादियां वे कर रहे थे अकबर के लिए, वो आहत कर देने वाली थी। इन सब के कारण अशोक यदि महान हो गए कलिंग के नरसंहार के बाद, तो यह भी एक नरसंहार था, हालांकि कलिंग की तरह उतना बड़ा यह नहीं था। जो लोग ये कहते हैं कि अकबर को महान बना दिया गया है जबरदस्ती, और जो लोग ये कहते हैं कि अशोक को महान तो अंग्रेजों ने बना दिया, उसके पहले कौन उसको महान कहता था, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पाली साहित्य की बड़ी लंबी परंपरा है, जिसमें अशोकावदान लिखा गया है। प्राचीन त्रिपिटकों की परंपरा में लिखे गए हैं अवदान साहित्य,
उसमें अशोक को उसी प्रकार से महनीय उदात्त भव्य रूप में चित्रित किया जाता है। अकबर को उदात्त महनीय और भव्य रूप में चित्रित करने वाले संस्कृत साहित्य की भी बड़ी परंपरा है, जो भविष्य पुराण से लगा करके कई काव्यों में फैली हुई है, जिसमें कि अकबर सहस्त्र नाम भी आता है। उस पर मैंने चर्चा की है। उसको तो प्रताप कुमार मिश्र ने पूरा का पूरा छाप ही दिया है संस्कृत में। सूर्य सहस्त्रनाम जो अकबर पढ़ते थे वो भी छपा हुआ है। अकबर सहस्त्रनाम जो लिखा गया अकबर के ऊपर संस्कृत में, वह भी छपा हुआ है। और भी ग्रंथ संस्कृत में अकबर को लेकर के लिखे गए। राजस्थान के कम से कम 101 महाकाव्य हैं, उनमें भी अकबर के बाद संस्कृत के महाकाव्य हैं, उनमें भी अकबर पर चर्चा है। लेकिन जो दो स्रोत प्रदीप गर्ग जी ने और लिए हैं, आधुनिक इतिहासकारों के स्रोत हैं, वो राहुल सांकृत्यायन की अकबर पर किताब है और जदुनाथ सरकार जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं। ये दोनों बहुत प्रामाणिक हैं और अकबर पर जो उनका आकलन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों का हवाला देते हैं। विवेकानंद ने जो अकबर पर कहा है वो काबिले गौर है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विवेकानंद ने तो बहुत आवेग में भर करके अकबर की तारीफ की है कि अकबर की जो महत्ता है उसको समझो और इस्लाम से भी कुछ सीखो। भगनी निवेदिता के संस्मरणों के आधार पर प्रदीप जी ने इस उपन्यास में उसकी भी चर्चा की है। इसलिए एक पक्षी अकबर के बारे में फतवा दे दिए जाने के पहले प्रदीप गर्ग जी की किताब आद्यंत पढ़ी जाए, ये ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि अकबर के खिलाफ फतवे तो खूब मुल्ला लोगों ने दिए जबरदस्त, और इतनी साजिशें रची कि विदेशी हमलावरों को बुला करके अकबर को नेस्तनाबूद करवा दिया जाए, इसके लिए पहुंच गए भारत के बाहर जा करके कि अकबर पर चढ़ाई करके ख़त्म कीजिए। इस्लाम का यह बहुत बड़ा अ, दुश्मन अकबर पैदा हो गया है। उसको एक शत्रु के रूप में, दानव के रूप में, शैतान के रूप में चित्रित करने लग गए थे मुल्ला लोग। उसकी भी तायीद बहुत सारे स्रोतों से होती ही है और प्रदीप गर्ग जी करते ही है। बहुत सारे मिथक जो अकबर के बारे में चल पड़े हैं वो इस किताब से टूटेंगे, टूटते हैं, टूटना चाहिए। जो मनगढ़ंत कथाएं अकबर को लेकर के हैं। फिल्मों ने एक झूठ का प्रचार किया कि अकबर के जोधाबाई नाम की कोई पत्नी थी। कोई जोधाबाई नहीं थी। उन्होंने नाम गढ़ लिया जोधाबाई का। जोधाबाई नाम की राजपूत लड़की से अकबर के बेटे सलीम का विवाह जरूर हुआ और सलीम अकबर की राजपूत रानी हीरा कुंवर का बेटा था। और हीरा कुंवर और अकबर के संबंधों पर बहुत मार्मिक चर्चा इस उपन्यास में प्रदीप गर्ग जी ने की है। किस तरह से हीरा कुंवर ने शारीरिक दूरी बना करके रखी अकबर से बहुत समय तक, और अकबर ने कभी प्रयास नहीं किया अपनी ओर से कि मैं उसको राजी करूं, जबरदस्ती करूं। लेकिन हीरा कुंवर स्वयं अंततः प्रशंसक हो जाती हैं अकबर की। क्योंकि तथ्य, क्योंकि राजा भारमल ने जिस भावना के साथ अपनी बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव स्वयं रखा था, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वयं गए थे और उन्होंने प्रस्ताव किया था कि मेरी बेटी से विवाह। राजपूत राजा थे, वो भी राजपूत थे। प्रदीप गर्ग जी ने बहुत प्रामाणिक स्रोतों से इस हीरा कुंवर के बारे में दुर्लभ जानकारियां इकट्ठा की हैं, जिसको कभी कभी कहीं जोधाबाई कह दिया गया है। उनकी माँ का नाम सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उनकी माँ का नाम चंपावती या तंद्रावती रहा होगा। मीराबाई उनकी जेठानी थी, इसमें कोई शक नहीं। राजा पृथ्वी सिंह की वे पुत्र वधू थी। पृथ्वी सिंह संग्राम सिंह या राणा सांगा के जीजा थे। मीराबाई राणा सांगा की पुत्र वधू थी। इस सारी पृष्ठभूमि में हीरा कुंवर आती हैं, जो कि बहुत दबंग राजपूतानी है। पिता ने किस तरह उनका हाथ स्वयं पकड़ा दिया अकबर के हाथ में, और इसके बावजूद वो पूरी ठाठ और ठसक के साथ अकबर के हरम में आती हैं। कहती हैं कि मंदिर बनेगा, नहीं तो भूख हड़ताल करूंगी। अकबर बनवाते हैं। कितना कुछ झेलना पड़ा अकबर को। उनकी माँ हमीदा बानो सारी बेग में खिलाफ हो गई। ये क्या कर रहे हो, अब यहाँ भजन कीर्तन होंगे और हमारे इसमें हिंदुओं के भगवान का मंदिर बनेगा। अकबर किस तरह से, कितनी सहनशीलता से उनको समझाते हैं, बहस करते हैं। उतनी ही सहनशीलता से तो उन मुल्लाओं से भी बातचीत करना चाह रहे थे, क्योंकि सुनने को तैयार नहीं थे।
राजा भारमल ने अपनी बेटी अकबर को इसलिए सौंपी क्योंकि वो समझ गए कि ये लड़का है जिसके कभी मूछें नहीं ऊपर की ओंठ पर आई हैं, रोए दिख रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का शहंशाह बनेगा और हिंदुस्तान को जोड़ देगा। वो देख रहे थे कि हम लोग कितने गिर गए हैं, आपस में एक दूसरे को खत्म करने में अपनी सारी शक्ति हम लोग खत्म कर रहे हैं। राजा भारमल के पीछे उनके सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं, खत्म करने को उनको उतारू हैं। क्या करते वो? अपने राज्य को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको यही लगा और अकबर की ताकत से प्रभावित हो गए कि लड़का ही है लेकिन दम इसमें इतना है। तब खुद आकर के अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि उनको आदमी की परख है। वो भी राजपूत हैं और भी कई राजपूत राजा हैं जो अकबर के पास गए। ये सवाल विजय बहादुर सिंह उठाते हैं और ये सवाल पूरी किताब से उठता है कि अकेले राणा प्रताप क्यों हैं जो अकबर के खिलाफ खड़े हैं? बाकी सारे राजपूत अकबर का साथ क्यों दे रहे हैं? प्रतापी राजा हैं वो भी। ये तो मेवाड़ के राजा हैं, जयपुर के राजा, आमेर के राजा, दूसरी बड़ी रियासतों के जो राजपूत राजा हैं, वो सब अकबर के साथ क्यों चले आए हैं? क्या वो डर करके आए हैं? कुछ देखा होगा उन्होंने अकबर में, जो जो जयसिंह ने बाद में देखा शाहजहां में। तो ये जो राजपूतों के परस्पर विद्वेष और कलह, जो हिंदुस्तान के राजा लोग, सिकंदर चला आ रहा और आपस में लड़ रहे हैं, विदेशी हमलावर चले आ रहे हैं और आप आपस में लड़ रहे हैं, जयचंद पृथ्वीराज आपस में लड़ रहे हैं। कितने निकम्मे जाहिल लोग हैं ये, इनको और कुछ नहीं सूझ रहा है। मोहम्मद गोरी का मुकाबला करने की बजाय आपस में लड़ने की ज्यादा उनकी वरीयता हो जाती है। इतिहास बताता है जयचंद ने भी लड़ाई की, वो कायर नहीं था, वो भी मोहम्मद गोरी से लड़ा, पृथ्वीराज भी लड़े, लेकिन एकजुट हो जाते आपस में लड़ने की बजाय। अकबर के समय तक भी आपस में लड़ रहे थे ये लोग। वो इसमें लगा कि ये इसकी छत्र छाया में आ जाओ तो आपस में लड़ाइयाँ भी बंद हो जाएंगी, झगड़े भी बंद हो जाएंगे और एक हिंदुस्तान होगा। ये संभावना देख करके यदि राजपूत राजा आ गए तो कुछ बात तर्क उसके पीछे होगा। राणा प्रताप यदि लड़ते रहे तो मेवाड़ के स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अधीनता कबूल कर लूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा दरबार में आकर के, मेरा बेटा आकर के सर झुका देगा, क्योंकि मैं किसी इंसान के आगे सर नहीं झुकाता। अकबर की भी जिद थी कि बाकी लोगों ने जिस तरह से सर झुका लिया है और मालगुजारी आदि जो कुछ दी गई उसको कबूल किया है, उस तरह से खुद आकर के कबूल कर लें। वो राणा प्रताप ने नहीं किया। उनकी आन बान शान थी, लेकिन वो व्यक्तिगत आन बान शान थी, वो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए था, देश का सपना नहीं था। इस सारे भारतवर्ष के लिए कोई स्वप्न हो, अकबर के भीतर तो था। यह मैं अकबर का इतिहास जितना समझ सका, वो इस देश के लोगों के लिए प्यार, केवल हमारी सल्तनत जहां तक है वहीं तक नहीं, इस देश की प्रजा से प्यार, ये तो अकबर में था। इसको देख करके राजपूत राजा बहुत सारे राणा प्रताप को छोड़ करके अकबर के साथ आ जाते हैं। उसके पहले राजा बहारमल तो अपनी बड़ी बेटी का विवाह हाजी खान पठान के साथ कर चुके थे, जो मेवाती राजपूत मुसलमान थे। मेवाती लोग बड़े स्वाभिमानी, लेकिन पूरी जमात पैदा हुई मेवाती मुसलमानों की जो कि राजपूत थे, और लड़े, बहादुरी से लड़ते रहे। भारमल ने इनको भी अपनी बेटी दी। तो इतिहास की बहुत सारे दबे छिपे पक्ष, इस सत्य उजागर होगा इस किताब के पढ़ने से, इसलिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने, जो यूरोपियन इतिहासकारों ने जो झूठ के पुलिंदे अकबर के बारे में गढ़े, उनका हवाला खूब अच्छी तरह से दिया है। एलेक्स रदरफोर्ड, अंपायर ऑफ द मुगल नाम से किताब जिनकी है, डर्क कल्टियर जिनकी किताब द एम्परर्स राइटिंग्स, ये टाट की किताब पढ़ करके इन लोगों ने अपनी किताबें लिखी, और दोनों ने अकबर को खूंखार, वहशी, रक्त पिपासु नर पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया। अपनी जुगुप्सित कुटिलता जो एक यूरोपियन के मानस में कभी कभी विकृत रूप में दिखती है, उसका प्रदर्शन इन्होंने किया। सारी कुंठाएं उसमें अकबर का चित्रण करते हुए इन्होंने अपनी अभिव्यक्त कर दी है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से टाट की किताब है।
जाट स्वयं मानते हैं कि वो इतिहास नहीं लिख रहे हैं। वो जो लोक कथाएँ राजपूताना में, राजस्थान में प्रचलित हैं, गाई जाती हैं, उनकी किस्से कहानियाँ वे बयान कर रहे हैं, तो वो तो किताब इतिहास की स्रोत सामग्री नहीं हो सकती है। राजस्थान के किस्से उन्होंने बटोरे, जो कि चटखारे ले लेकर के यूरोप के लोग सुना सकें और उन पर हँस सकें, हिंदुस्तानियों की हँसी उड़ा सकें। और सच से चाहे जितने कोसों दूर वे किस्से हों, इसकी परवाह किए बिना कर्नल टाड ने वो किस्से उसमें इकट्ठे किए। उन्हीं में एक किस्सा यह भी है कि अकबर की कितनी काम क्रीड़ाएं चलती थीं। मीना बाजार में वो कैसे रखेलें ले ले करके वहां से खरीद करके ले जाता था। 3,000 रखेलें उसकी थी। क्या बढ़िया झूठ है। फतेहपुर सीकरी में अकबर के हरम जहाँ थे, उनका जा कर के प्रदीप गर्ग जी ने अध्ययन किया। उसमें कितनी जगह हो सकती है, कितने कमरे हैं, किस बेगम के लिए कितने बन सकते हैं, बने, इसका उन्होंने अध्ययन किया। आगरा में जो है अकबर की इमारतें बची हुई हैं, दिल्ली में जो हैं उनका अध्ययन करके कुल मिलाकर के कितने बैग में आ सकती हैं, इसको इस पर भी बात करते हैं। 3,000 रखेलों के लिए जगह नहीं निकलेगी। जितनी इमारतें अकबर की रहने के लिए अकबर ने बनाई, उनके अलावा उसने कोई ऐसे महल नहीं बनाए, जगह ही नहीं थी उतनी। तो ये जो कथा चल पड़ी कि पृथ्वीराज राठौड़ की वीरांगना सती पत्नी, उसको छोड़ करके बाकी राजपूतों की बहू बेटियां गहनों और सोने के लालच में अकबर की अंगशाइनी होकर के उसके पास चली जाती थी, और अकबर उनकी खुल करके इज्जत लूटता था। इसको खूब सुनाया जाता है। हमारे समय में भी जो मीडिया पर अकबर के बारे में खूब प्रचार होता है, और मुग्ध होते हैं लोग, प्रसन्न होते हैं कि अकबर को हमने क्या कीचड़ में रंग दिया है। हम अपनी मन की कीचड़ उछालते हैं अकबर पर। तो ये जो प्रवाद है कि वो सती नारी थी वीरांगना, जब अकबर ने उसके साथ कुछ ऐसा सलूक करना चाहा तो उछल करके तलवार निकाल करके चढ़ बैठी अकबर की छाती पर, और उसने कह दिया जो कुछ कह दिया इत्यादि। तो ये सब जो है, कैसे इतने सारे राजपूत राजा अकबर के अनुगामी हो जाते हैं। यदि उन्हें नहीं लगेगा कि अकबर के यहाँ उनकी बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी, यदि ऐसा नहीं लगेगा तो क्यों अनुगामी वे होंगे। तो ये जो मीना बाजार को लेकर के अकबर का निंदागान यूरोप के यात्रियों ने किया, थॉमस कार्यट और निकोलाई मनुक्सी के विवरणों के आधार पर, ये ये लोग तो अकबर के जीवन काल में थे ही नहीं वहां, और जहांगीर के शासन काल में कार्यट आया था, ऐसा प्रदीप गर्ग जी बताते हैं। और जहांगीर के बारे में जरूर उसने लिखा है कि वो मीना बाजार में जाता था, लेकिन खूबसूरतियों का नज़ारा देखने के लिए जाता था। तो रखेले वहां से लेकर के आता है, ऐसा तो वहां भी नहीं जहांगीर के बारे में कहा गया। लेकिन अकबर के बारे में तो जो एक हमारे मन में जो ख्वाब होते हैं, उनसे हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। जो हम चाहते थे वो कदाचित अकबर ने कर लिया, ऐसा सोच करके हम अकबर के बारे में ऐसी कल्पनाएं कर करके खुश होते हैं। लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। सच तो यह है, सच यह है, जैसा अबुल फजल बताते हैं कि मीना बाजार एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कायम किया था हुमायूं ने। वो केवल औरतों के लिए औरतों का बाजार था, कि औरतें भी खुद खरीद फरोख्त करने जा सकें। मैंने थाईलैंड में इस तरह का बाजार देखा, वो नाइट बाजार है। वहाँ एकदम सुरक्षित रहती हैं औरतें, कोई खतरा नहीं, और रात रात भर बाजार आधी रात तक चलता है। वो उस तरह का अकबर ने कायम किया। अकबर की बेगमें उसमें जाती थीं, अकबर के हरम की महिलाएं जाती थीं, ऐसा अबुल फजल बताते हैं। और बदायूनी ने भी वर्णन किया है मीना बाजार का। ये तो उन्होंने भी नहीं लिखा कि रखेलें उठा के लाता है, पर उन्होंने इसको कंडेम किया है, क्योंकि ये एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है। औरतों के लिए बाजार, औरतें खुले उसमें जाकर के बाजार में और उघाड़ करके अपना अ, पर्दा जो है वो खरीद करने लग जाएं, ये तो बदायूनी के लिए तो बहुत ही तिलमिला देने वाली बात थी। तो इसको उसने धिक्कार इसके लिए किया है अपने कट्टरपंथी रुख की वजह से। लेकिन वो ये मानते हैं कि इस्लाम पर चोट है अकबर के द्वारा जो उसने मीना बाजार को चलने दिया। लेकिन ये तो कोई नहीं कहता है कि वो काम क्रीड़ाओं के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। राहु सांकृत्यायन यह कहते हैं अकबर पर अपनी किताब में कि किले की चार दीवारी के भीतर घुटती महिलाओं को मीना बाजार में खुली हवा में सांस लेने का एक मौका मिले,
इसके लिए अकबर ने ये बाजार जारी रखा और यहाँ औरतें ही खरीदारी करती थीं और औरतें ही बिक्री सामान की करती थीं, औरतों की बिक्री का काम नहीं। अंग्रेज इतिहासकारों की नीति थी अकबर की छवि को मलिन करने की, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता का सपना अकबर ने देखा था, उसके बाद दारा शुकोह ने देखा था, तो फिर से न कहीं कोई देखने लग जाए। इस सपने को जितना ध्वस्त किया जा सके और ऐसा दफन यह सपना हो जाए कि फिर से इसकी बात कोई न सोचे, ऐसी व्यवस्था अंग्रेज साहब बहादुर हमारे लिए करके गए। उसी लीगेसी को, उसी विरासत को हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद संजोया जाता रहा है। और एक विरासत अकबर की प्रदीप गर्ग जी इस पूरे उपन्यास में बताते हैं, जो कि सच्ची विरासत हो सकती है। और इसीलिए इसका नाम शहंशाह अकबर, एक अनमोल विरासत उन्होंने रखा भी है। तो अनमोल विरासत है, वो सच्ची है, इसको सहेजा जाए। इन शब्दों के साथ अकबर पर यह चर्चा मैं आज की समाप्त करता हूँ। पर बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर चर्चा मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। अकबर का संस्कृत के अध्ययन को योगदान, जिस पर प्रताप कुमार मिश्रा बहुत प्रामाणिकता से चर्चा करते रहे हैं, वो चर्चाएं सामने आना चाहिए, केवल शोध ग्रंथों तक सीमित न रह जाएं। अकबर का सियाराम लिखे हुए सिक्के अकबर ने जो चलाए, अकबर के बारे में बहुत सारे अभिलेख, उसका कुतुब खाना जिनमें 25,000 किताबें जिसमें थी, जिसमें संस्कृत की किताबें बहुत सारी थीं, और अकबर कितनी किताबें पढ़वा करके सुनते थे। और अद्भुत व्यक्तित्व जो अकबर का है, असाधारण स्मरण शक्ति, असाधारण मेधा, वो सारे पक्ष, और उसकी जो संवेदनशीलता है, बहुत कोमल हृदय का बहुत संवेदनशील आदमी कभी अति कर जाता है, दूसरा पक्ष उसके भीतर का सामने आ जाता है। वो चित्तौड़गढ़ वाले कांड में तो हुआ है। अकबर स्वयं पछताता रहा है। प्रदीप गर्ग यह भी बताते हैं कि उसने बहुत तारीफ की थी कि क्या लोग हैं ये राजपूत लोग, कैसे बहादुर हैं, तो झुकने को तैयार नहीं है। जो राजपूत हमारे साथ आ गए, वो भी जब जंग में उतरते हैं तो हमारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, वो कमजोर नहीं पड़ते। अकबर ने बार बार कहा है, बहुत तारीफ उसने की है। इसलिए जो तस्वीर उभरती है कि राजपूतों से जो संबंध बने अकबर के, राजा मानसिंह से, राजा भारमल से, दोनों तरफ से निभाए गए, ये बहुत अंतरंग संबंध हो जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और मन से निर्भर करते हैं। ये तस्वीर बनती है। हमारे ही लोग, राजपूत लोग, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, तो अकबर यदि शत्रु है तो अपना कैसे हो गया? हमारे ही लोग यदि अपने हैं तो वे शत्रु कैसे हो गए? इस पर अकबर को देख करके विचार किया जाना चाहिए। कुछ अपनापा तो होगा, अपनत्व तो होगा। तब तो ऐसा हुआ कि अकेले राणा प्रताप को छोड़ करके शेष सारे राजपूत राजा, जिनमें एक दो नहीं, बड़ी संख्या है, वो अकबर के साथ हैं। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ। पर यथासंभव अकबर पर चर्चा मैं बहुत जरूरी समझता हूँ और वह की जाती रहनी चाहिए। और बहुत धैर्य के साथ में अकबर पर पूराग्रह और झूठे मनोमालिन्य को अलग करके चर्चा में आप लोग शामिल हों, इस अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।